हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा है तीसरा, यायावर साम्राज्य। इस चैप्टर को यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में हम समझने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपका पिछले चैप्टर से थोड़ा छोटा है, पर यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ठीक है, एक बार आप सिलेबस देखिए। टोटल 7 चैप्टर हैं आपके, और इसमें से आज चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड हमने ऑलरेडी कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। और मिड टर्म एग्जाम में कहाँ तक आएंगे, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो चैप्टर 4 तक यानी 1 2 3 4 ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप मुझको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एकलव्या स्टडी पॉइंट ये मेरी यूज़र आईडी है, आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। कुछ डाउट हो तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, टाइम निकाल के मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और हमारी वेबसाइट जो है, हमने नई वेबसाइट बनाई है, जिसमें आपको क्या करना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गूगल में जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। इसके बाद क्लास 11th में जाना है। जैसे ही क्लास 11th में जाओगे तो यहाँ पे क्लास 11th के सब्जेक्ट आ जाएंगे। मान लीजिए आपको हिस्ट्री के नोट्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी टेबल आएगी। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आप अभी क्लिक करो, आपको कुछ जगह पे ना भी मिले, तो वो थोड़ा सा समय लगेगा। 10 से 15 दिन में हम सारे के सारे जो आंसर है वहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बनता है वो यायावर साम्राज्य से बनता है कि यायावर साम्राज्य क्या था। ठीक है, ये आपको समझना है। देखिए, यायावर लोग जो थे वो घुमक्कड़ समुदाय से थे। घुमक्कड़ समुदाय का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे लोग जो खाना बदोश जिंदगी जीते हैं। खाना बदोश मतलब जो एक जगह पे स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं। ठीक है, कभी वो यहाँ रहेंगे, कभी किसी दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। कबीले टाइप के होते थे, लूटपाट करते थे, ऐसे समुदाय थे। ये मध्य एशिया के मंगोल लोग थे। ठीक है, कौन लोग थे, मंगोल थे। और इन्होंने क्या किया, ये चंगेज खान के नेतृत्व में 13वीं शताब्दी, 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। ये याद रखना है। ठीक है, इनका जो साम्राज्य था वो 2 महाद्वीपों में फैल गया था, यूरोप एंड एशिया। ठीक है, तो इसलिए इसको पार महाद्वीपीय कहा जा रहा है। किसके नेतृत्व में बनाया गया था, चंगेज खान के नेतृत्व में साम्राज्य स्थापित किया गया था। इनका साम्राज्य जो था यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था। इन्होंने क्या किया, चंगेज खान के नेतृत्व में एक मजबूत सैनिक तंत्र खड़ा कर दिया, और दुनिया भर के देशों में इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। बहुत सारे देशों को इन्होंने विजय किया। ठीक है, उसको जीता। और लंबा मतलब इनका संघर्ष रहता है, आगे आप देखोगे। देखिए, एक बार ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप है, ध्यान से इस मैप को देखो। ठीक है, बात कर रहे हैं यहाँ पे हम एशिया और यूरोप महाद्वीप की। तो देखिए, ये जो है आपका यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, इधर की तरफ आते हो तो आपको ये एशिया महाद्वीप दिखता है। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। यानी यहाँ तक इनका साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था। थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो एक बार। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ मैप है, ये भारत है। भारत के ऊपर देखो, भारत भी एशिया में आता है, लेकिन भारत दक्षिण हिस्से में आता है, यानी दक्षिण एशिया में आता है। भारत के ऊपर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा मंगोल साम्राज्य जो कि यूरोप तक फैला हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चंगेज खान ने क्या किया, मंगोलों को संगठित किया। इन्होंने मंगोलों को एक साथ बुलाया, उनका एक संगठन बनाया। ठीक है, मजबूत संगठन, उनको इकट्ठा किया। और मध्य एशिया का जो स्टेपी प्रदेश है, स्टेपी प्रदेश जो घास का मैदान था। ठीक है, वहाँ पे जो मध्य एशिया के जो घास के मैदान होते हैं उसको स्टेपी कहा जाता है। ठीक है, घास के मैदान। तो इन्होंने लोगों को संगठित किया। और जो मध्य एशिया के जो स्टेपी प्रदेश थे वहाँ पे चंगेज खान के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। पहले क्या थे, ये कबीले में रहते थे, अलग अलग रहते थे, लड़ झगड़ जाते थे। ठीक है, कोई मजबूत इनका संगठन नहीं था। लेकिन चंगेज खान ने क्या किया, एक मजबूत संगठन बनवाया। और इससे यूरोप और एशियाई महाद्वीप के जो महान साम्राज्य थे उनके लिए एक बड़े खतरे का अनुभव किया। क्योंकि देखिए, इन्होंने जो साम्राज्य बनाया था अपना, जो अपने आप को संगठित संगठित कर लिया था, तो इनकी एक मजबूत ताकतवर सेना बनी थी। अब वो सेना क्या करती थी, कबीलाई लोग थे, ये एक दूसरे पे आक्रमण करते थे। ये दूसरे साम्राज्यों में जाके आक्रमण कर देते थे। इसलिए जो दूसरे साम्राज्य थे उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए फ्यूचर में खतरा हो सकता है। चंगेज खान की जो राजनीतिक दूरदर्शिता थी वो सिर्फ मंगोल जातियों का एक महासंघ बनाने तक सीमित नहीं थी। ये समझना, चंगेज खान का उद्देश्य केवल ये नहीं था कि वो मंगोल जातियों को इकट्ठा करके उनका एक संघ बनाएगा। ठीक है, बल्कि वो उसके दूरगामी परिणामों को समझ रहा था। मतलब उसका उद्देश्य जो था वो बहुत दूर का था।
वो उससे कहीं ज़्यादा दूरगामी सोच रखता था, ठीक है। फ्यूचर में वो अपने साम्राज्य को और ज़्यादा बड़ा करना चाह रहा था। वो केवल मंगोलों को इकट्ठा करके सेना बनाना नहीं चाह रहा था, बल्कि और उसके बड़े बड़े उद्देश्य थे। ऐसा माना जाता है कि उसे ईश्वर से दुनिया पर शासन करने के लिए, यानी विश्व पे शासन करने के लिए आदेश प्राप्त है, ठीक है। जो सिकंदर था, जिसको विश्व विजेता कहा जाता है, जब चंगेज़ खान की उपलब्धियों को देखा जाता है तो वो भी इसके सामने छोटा महसूस होता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा आक्रमण करे। ये लगा लो पूरा जीवन इसने लड़ाई युद्ध झगड़ों में ही निपटाया, और अंतिम समय तक ये युद्ध ही लड़ता रहा, और साम्राज्य का इसने काफ़ी विस्तार किया। जब चंगेज़ खान की मृत्यु होती है तो उसके बाद भी इसका साम्राज्य जो था वो बना रहा। ये जो संगठन बना के गया था, इसकी मृत्यु के बाद भी बना रहा। उन्होंने भी आक्रमण किए, आगे भी चलता रहा। तो चंगेज़ खान का जो जीवन था वो मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में, और साम्राज्य के क्षेत्र जैसे कि उत्तरी चीन, तुरान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, स्टेपी जो रूसी स्टेपी प्रदेश थे, इनके विरुद्ध युद्ध अभियान के नेतृत्व में बीता। पूरा जीवन इसने क्या करा, युद्ध के नेतृत्व में ही बिता दिया, युद्ध करने में ही बिता दिया। बाद में चंगेज़ खान के जो वंशज थे, इन्होंने क्या करा, इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेज़ खान के स्वप्न को सार्थक किया। यानी कि जितना चंगेज़ खान ने अपने जीते जी किया था, उससे कहीं ज़्यादा उसके वंशजों ने आगे जाकर आक्रमण किया दूसरे क्षेत्रों को, और विशाल साम्राज्य को, अपने साम्राज्य को और बड़ा बनाया, ठीक है। ये तो एक इंट्रोडक्शन है कि ऐसा ऐसा हुआ था। आगे हम डिटेल में एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं। देखिए आगे, चंगेज़ खान के आदर्शों के मुताबिक उसका जो पोता था, ठीक है, मोंके, नाम याद रखना, मोंके, उसके पोते मोंके ने फ्रांस के जो शासक थे लुई नौवे, उनको चेतावनी दे दी थी, ठीक है, उनको धमका दिया था। और दूसरे पोते जो थे बाटू, उसने क्या करा था, उसने 1236 से 1241 के जो अपने अभियान थे उसमें रूस की भूमि मास्को तक को रौंद डाला, रूस तक पहुंच गए, ठीक है, और उसको भी रौंद दिया। फिर पोलैंड यानी कि यूरोप गए, पोलैंड, हंगरी, यहाँ पे भी इन्होंने विजय प्राप्त करी, यानी कि अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक इन्होंने फैलाया। इसीलिए इसको पार महाद्वीपीय कहा गया है, ठीक है, क्योंकि दो महाद्वीपों में पहुंच गए थे ये, एशिया और यूरोप। आगे देखते हैं, 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा था कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में। इसका मतलब क्या है, मतलब 13वीं शताब्दी तक ऐसा लग रहा था कि सारी जो शक्तियां हैं, ठीक है, वो सब मंगोलों के पक्ष में, क्योंकि जो भी युद्ध लड़े उसको जीत जाते थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये मतलब विश्व में राज करने के लिए ही बने हैं। चीन के अधिकांश भाग जो थे वो मध्य पूर्व एशिया और यूरोप ये मानने लगे थे कि चंगेज़ खान जो है उसकी दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है, ठीक है, दुनिया में ये जो विजय प्राप्त कर रहा है ये कहीं ना कहीं ईश्वर का गुस्सा है, ऐसा कहा जाने लगा था। ये एक अफवाहें, आप मान लो अफवाहें हो गई थी उस समय में, और ये कयामत के दिन तक, दिन की शुरुआत है, और ऐसा लंबे समय तक चलता रहेगा, ऐसा माना जाने लगा था। तो अभी हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये जो यायावर साम्राज्य है इसके बारे में जानकारी के स्रोत क्या क्या मिले, कैसे मतलब इतिहासकारों ने इस साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। तो उसके कुछ मुख्य स्रोत हैं, जैसे कि यात्रा वृत्तांत, यानी उस समय में अगर कोई यात्री आया था उसने कुछ लिखा था, उसका यात्रा वृत्तांत महत्वपूर्ण है। इतिवृत्त, जो कुछ इतिहास वगैरह लिखा मिला हो उसकी वजह से। फिर नगरीय साहित्यकारों की रचनाएं, ठीक है, जो नगरीय साहित्यकार थे उन्होंने जो लिखा उससे कुछ जानकारी मिल जाती है। चीनी भाषाओं में प्राप्त जो स्रोत थे उससे जानकारी मिल जाती है। मंगोल भाषाओं में प्राप्त जो स्रोत थे उससे जानकारी मिलती है, और अरबी भाषाओं में जो स्रोत प्राप्त हुए उससे जानकारी मिलती है। तो ये सब मंगोल साम्राज्य की जो जानकारी के स्रोत थे ये थे। तो ये आपको पॉइंट नोट डाउन कर लेने, ठीक है। आगे देखते हैं, मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, यानी इनका सामाजिक और राजनीतिक बैकग्राउंड क्या था, कौन से समाज से थे, कौन से कबीले से थे, कैसे रहते थे, ठीक है, कैसा इनका परिसंघ था, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पूछी जा सकती है। तो देखिए, मंगोल जो हैं वो अलग अलग जन समुदाय का एक हिस्सा होते थे, कई सारे समुदायों का एक हिस्सा थे मंगोल। पूर्व में अगर हम देखें तो जो तातार लोग हैं, जो खितान लोग हैं, या जो मंचू लोग हैं, ठीक है, और पश्चिम में देखें जो तुर्की कबीले होते थे, तुर्किस जो होते थे, उनकी एक समानता क्या थी, भाषागत समानता की, लैंग्वेज इनकी जो थी वो एक जैसी थी, इसकी वजह से इनके बीच में समानता थी। और इसी कारण, क्योंकि एक जैसी भाषा है तो इनके बीच में संबंध भी थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे, ठीक है, यहाँ पे इन लाइनों को थोड़ा ध्यान देना। कुछ मंगोल जो थे वो पशुपालक थे, यानी कि वो जानवरों को पालते थे, ठीक है। कुछ मंगोल पशुपालक थे, ये लाइन याद रखना है। मंगोल जो थे, क्या मंगोल किसान थे, किसानी करते थे, खेती करते थे, तो नहीं, मंगोल जो लोग थे वो खेती नहीं करते थे, ठीक है, वो पशुओं को पालते थे पर खेती नहीं करते थे। कुछ मंगोल जो थे वो शिकारी संग्राहक थे, यानी शिकार भी करते थे, ठीक है।
इसके अलावा जो पशुपालक थे वो घोड़े, भेड़, बकरी, ऊंट ये सारे जानवर पाला करते थे। इनका जो यायावारीकरण है ये मध्य एशिया की चारण भूमि में हुआ था। मध्य एशिया में चारण भूमि जो स्टेपीज है, चारण भूमि मतलब जहाँ पे घास हो, चरागाह हो, ठीक है। कैसी भूमि? जहाँ पे घास हो, चरागाह हो, यानी कि जहाँ पे जानवरों को चराया जा सकता है, क्योंकि जानवर पालेंगे तो उनको खिलाने के लिए घास तो चाहिए होगी ना, चारा चाहिए होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना है कि जो स्टेपीज वाले प्रदेश थे वहाँ पे घास अवेलेबल थी, इसलिए ये लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे। ये वर्तमान में आधुनिक मंगोलिया राज्य का हिस्सा है। अगर आज के समय में देखें तो मंगोलिया का हिस्सा है ये। इस क्षेत्र का दृश्य जो है वो बहुत ही मनोरम था। यहाँ पे क्या था? देखिए, यहाँ पे पशुचारण के लिए घास के बड़े बड़े मैदान होते थे, हरे भरे होते थे, खूब दूर दूर तक घास फैली होती थी। और मंगोल, ठीक है, यहाँ पे कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पे मरुस्थल था, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियों में से झरने निकलते थे, झरने से पानी आता था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और मंगोल लोग जो थे ये अपना घर बना के नहीं रहते थे परमानेंट, ये तंबू बनाते थे। क्योंकि ये कैसे लोग थे? ये लोग थे यायावर, जो खाना बदोश लोग होते हैं ना, जो एक जगह परमानेंट नहीं रहते, वो परमानेंट घर नहीं बनाते, तंबू बनाते हैं, कैंप लगाते हैं, उसमें रहते हैं कुछ समय तक, फिर दूसरे सीजन में दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ कैंप बनाते हैं, इस तरीके से रहते थे ये लोग, तंबू में निवास करते थे। और इन्होंने कोई नगर नहीं बसाया, इन्होंने अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये यात्रा करा करते थे, यानी कि भ्रमणशील रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे, अपने जानवरों को अपने साथ ले जाते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इस क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर था। इसका मतलब क्या है? गर्मियों में अगर हम देखें तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था, यानी बहुत गर्मी होती थी। सर्दियों में देखें तो टेम्परेचर बहुत कम होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। कहने का मतलब है गर्मी और सर्दी को देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उन दोनों के तापमान में। और कठोर लंबे शीत मौसम के बाद, यानी लंबी सर्दियों के बाद, एक छोटे समय का गर्मियों वाला मौसम भी आता था, ठीक है। और यहाँ छोटे समय के लिए खेती करना संभव था। अभी इस लाइन को भी थोड़ा ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पे छोटे समय के लिए खेती करना पॉसिबल है, कर सकते थे ये लोग खेती, लेकिन फिर भी इन्होंने खेती को नहीं अपनाया, ये खेती नहीं करते थे। इस प्रकार ये पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, ठीक है, इसी काम से अपनी रोजी रोटी जो भी था चलाते थे। अर्थव्यवस्था जो थी इनकी बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थी। क्योंकि देखो, अगर ये लोग खेती करते तो अपनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण कर सकते थे, लेकिन अब ये क्या करते हैं? ये करते हैं जानवरों को पालना, पशुपालन वगैरह, तो इससे बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण तो कर नहीं सकते। इसलिए इन क्षेत्रों में कोई नगर विकसित नहीं हो पाए, ठीक है। यही कारण था कि यहाँ पे कोई नगर विकसित नहीं हुआ। मंगोल लोग जो थे अपने पशुओं के साथ, ठीक है, सर्दियों में क्या करते थे? सर्दियों में अपने पशुओं के साथ कहीं निवास करते थे, ठीक है, और फिर वहाँ से उस स्थल से ग्रीष्मकालीन जो चारण भूमि है उधर की तरफ चल जाते थे। यानी सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंड है तो उस जगह से चल के जहाँ पे गर्मी होती थी उधर की तरफ जाते थे। इनके पास संसाधनों की कमी थी, क्योंकि ज़्यादा संसाधन इनके पास थे नहीं। कुछ परिवार यहाँ पे ऐसे होते थे जो धनी होते थे, पैसे वाले परिवार होते थे। तो जो धनी परिवार होते थे वो बहुत बड़े होते थे, इनके पास अधिक संख्या में पशु भी होते थे, क्योंकि जो अमीर है तो जाहिर सी बात है पशु ज़्यादा होंगे। चारण भूमि भी इनके पास बहुत ज़्यादा होती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे, इनके फॉलोवर्स होते थे बहुत ज़्यादा, और स्थानीय राजनीति में भी इनका काफ़ी दबदबा होता था। तो ये हमेशा सा होता आया है, कहीं पे भी देखोगे जो धनी लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, उनका वहाँ की राजनीति में कहीं ना कहीं दबदबा होता है। यहाँ समय समय पर प्राकृतिक आपदा आती रहती थी, तो यहाँ पे कुछ समस्या हो जाती थी, प्राकृतिक आपदा आ जाती थी। और शिकार सामग्री, मान लो इन्होंने शिकार सामग्री जो है वो इनकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तब ये क्या करेंगे? इनके सामने समस्या आ जाएगी। या मान लो कभी बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, लेकिन बाद में वहाँ पे कहीं सूखा पड़ जाए, तो सूखे में क्या करेंगे? फिर समस्या हो जाएगी। फिर जानवरों के लिए इनको कहीं ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे इनको हरी घास मिल पाए। मान लीजिए सूखा आ गया, तो वो अपने जानवरों को अपने साथ ले जाएंगे, कहाँ पे? दूसरे चरागाह पे। और जब दूसरे चरागाह में जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ के लोग भी होंगे, उनसे इनका झगड़ा होता था, यानी कबीलों कबीलों की लड़ाई होती थी। पशु को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को ये कभी कभार लूट भी लेते थे, यानी लूटपाट करते थे। अधिकतर परिवारों के समूह जो थे वो आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने के लिए अधिक जो शक्तिशाली संपन्न परिवार होते थे उनसे दोस्ती कर लेते थे, ठीक है, उनके साथ मित्रता करते थे, परिसंघ बना लेते थे। यहाँ पे मतलब समझिए, जैसे मान लो कोई परिवार है,
अब उसको अपनी रक्षा करनी है तो वो दूसरे जो ताकतवर परिवार है उनसे दोस्ती कर लेगा, तो इनका क्या हो जाएगा, एक संघ बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, समुदाय बन जाएगा। और ये समुदाय कुछ समय के लिए ही होता था, टेम्परेरी, बाद में ये हट जाते थे। ठीक है। ऐसे जो परिसंघ होते थे वो छोटे होते थे, अल्पकालिक होते थे, यानी कि छोटे समय के लिए ही बनाए जाते थे। चंगेज खान द्वारा, चंगेज खान ने क्या करा, मंगोल और तुर्की कबीलों को मिला दिया। ठीक है, दो कबीले, मंगोल जो थे वो और प्लस तुर्की जो कबीला था, इसको उसने क्या करा, मिलाया और एक संघ बनाया, परिसंघ। ये संघ जो था 5वीं शताब्दी में जो अट्टीला होता था, अट्टीला जो समुदाय था उसके संघ के बराबर था। ठीक है, उसको कंपेयर करा जा रहा है 5वीं सदी के अट्टीला के द्वारा बनाए गए संघ से। चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ जो था वो अधिक स्थायी था, यानी कि ज़्यादा स्थायी था, और चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी बना रहा। जब चंगेज खान मर जाता है उसके बाद भी ये जो समुदाय था, ठीक है, परिसंघ था, वो बना रहा। चंगेज खान के द्वारा बनाई गई सेना जो थी वो बहुत ताकतवर थी, क्योंकि आप इसके एग्जाम्पल आगे बहुत देखोगे, इन्होंने कई सारी जगहों पे युद्ध करे थे, आक्रमण किए थे और उनको जीता था। तो इनकी सेना जो थी वो बहुत ताकतवर थी। ये जो सेना थी ये चीन यानी चाइना में, ईरान में, यूरोपीय सेना में, इन सभी से टक्कर ले सकती थी, यानी यूरोपीय सेना से, ईरान से और चीन की सेना से टक्कर ले सकती थी, लड़ने में सक्षम थी। स्टेपी क्षेत्र में संसाधन की जो कमी होने के कारण मंगोल जो थे वो मध्य एशिया के यायावारों को, ठीक है, और व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए अनेक पड़ोसी चीन के जो स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। क्या होता था भाई, कि आपको पता है यहाँ पे कोई नगर वगैरह तो था नहीं, तो व्यापार के लिए क्या करते थे, किसी दूसरे के पास जाना पड़ेगा। तो चीन के जो लोग स्थायी रूप से रहते थे, परमानेंट रहते थे, खाना बदोश नहीं थे, उनके पास इनको जाना पड़ता था। यायावार समाज के लोग जो थे कृषि उत्पाद और लोहे का सामान जो था वो चीन से खरीदते थे। ठीक है, क्योंकि इनके पास ये सामान, खेती करते नहीं तो कृषि के उत्पाद आएंगे कहाँ से, लोहा इनके पास था नहीं। उसके बदले में उनको क्या देते थे, घोड़े दे देते थे, फर दे देते थे, या फिर अन्य शिकार में जो मिला हुआ जानवर का जो जानवरों से जो भी चीज़ें इनको मिलती है वो उसको दे देते थे। और कभी कभी ये क्या करते थे, वो जाते थे वहाँ पे व्यापार करने के लिए, लेकिन उनको लूट कर आ जाते थे। ये लूट, इनके लिए लूटना ज़्यादा आसान था। क्यों आसान था समझिए, क्योंकि इनका खुद का तो कोई घर है नहीं, तंबू बना के ये रहते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन जो चाइना के जो निवासी थे वो तो स्थायी रूप से रहते थे और उनका अपना स्थायी घर होता था, परमानेंट घर। तो ये वहाँ पे जाते थे व्यापार के लिए, कई बार उनको लूट आते थे। तो इनको तो नुकसान होता था पर इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता था, ये होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। जो समाज स्थायी निवास करते थे जैसे चाइना के लोग थे वो कमज़ोर पड़ने लगे थे, क्योंकि यायावार लोग जो थे ये यहाँ पे लूटपाट करते थे और भाग जाते थे। मंगोलों ने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया, उनकी जो खेती थी उसको अव्यवस्थित कर दिया और नगरों को भी लूट लिया। यायावार लोग जो थे लूटपाट करते थे, दूर भाग जाते थे, जिससे उन्हें बहुत कम नुकसान होता था, लेकिन जो वहाँ पे परमानेंट रहते हैं उनका तो बहुत नुकसान होता था। पूरे इतिहास में अगर हम देखें तो चीन को यायावारों से हमेशा से, मतलब अलग अलग जो शासनकाल था उसमें हमेशा से इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। चाइना में लंबे समय तक ये आक्रमण करते रहे, उसको नुकसान पहुंचाते रहे, पहुंचाते रहे, पहुंचाते रहे। इसीलिए चीन ने क्या करा, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए चाइना की एक दीवार बना दी। ठीक है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है, चीन की महान दीवार भी कहा जाता है, वो बनाई थी। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए एक बार। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जो चीनी शासक थे इन्होंने क्या करा, किलेबंदी करना शुरू कर दिया था, किलेबंदी, जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। ये जो दीवार है ये बहुत लंबे समय तक बनती रही है। ठीक है, बहुत विशाल दीवार है, बहुत लंबे समय तक बनती रही। कहीं ना कहीं इसने एक बाउंड्री बनाती थी और इससे कहीं ना कहीं चाइना की सेफ्टी हो जाती थी। ठीक है, ये लंबे समय तक ये चाइना की दीवार बनाई गई थी। अब बात करते हैं चंगेज़ खान के बारे में। इतना आपने यायावार समुदाय के बारे में पढ़ा, समझा, आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा चंगेज़ खान के बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, चंगेज़ खान का जीवन परिचय टाइप का समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन छोटे मोटे बन सकते हैं। चंगेज़ खान का बचपन का नाम जो था वो था तैमुजिन। ठीक है, तैमुजिन इसका नाम था। जन्म हुआ था इसका 1162 ईस्वी के आसपास। आधुनिक जो मंगोलिया है उसका जो उत्तरी हिस्सा है, ओनोन नदी जहाँ थी उसके आसपास इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम येसुजाई था, लेकिन कम उम्र में ही इनके, मतलब जब ये चंगेज़ खान छोटी उम्र का था उसी समय इसके पिता की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसके पिता की हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद इसकी जो पालन पोषण हुआ था चंगेज़ खान का वो इसकी माता ने किया था। ठीक है, इसके कुछ सौतेले भाई वगैरह भी थे,
उनके साथ इन्होंने क्या करा, इसका पालन पोषण किया काफ़ी समस्याओं के साथ। माता का नाम जो था वो था ओलुन इके। नाम थोड़े से आपको मंगोल लैंग्वेज के हैं, थोड़े मुश्किल लगेंगे, याद रख सकते हो तो उनको याद जरूर रखना। 1170 के दशक में क्या होता है, तेमुजिन जो था इसका अपहरण हो गया, यानी इसको किडनैप करके दास बना लिया गया। और इसकी जो पत्नी थी उस, ठीक है, विवाह के बाद उसको भी किडनैप कर लिया, यानी कि पहले तेमुजिन को किडनैप किया था, थोड़े समय के बाद इसकी पत्नी को भी कर लिया गया। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। विपत्ति के इन दिनों में, जब वो समस्या के दिनों में था, उसकी कई लोगों से दोस्ती हुई, ठीक है। बोगू रचू, क्या ये नाम याद रख पाओगे? बोगू रचू उसका पहला दोस्त था और हमेशा उसके साथ रहा, ठीक है, हमेशा से उसका साथ रहा। और उसका सगा भाई था जिसका नाम था जम्मू का, वो भी एक तरह से उसके मित्र जैसा ही था, विश्वसनीय था उसके लिए। तैमुजिन ने क्या करा, बाद में इसका दुश्मन बन जाता है, थोड़ा ये भी याद रखना, शुरू में उसका दोस्त था। तैमुजिन ने कैराइट लोग, कैराइट क्या है, ये लोगों का एक समूह है, या आप कबीला टाइप का मान लो उसे, ठीक है, लोगों के शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई, इसके पिता के जो सगे भाई थे ओंग खान, उसके साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना करी, दोबारा से रिश्ते सही करे। जम्मू का जो था उसका पुराना मित्र था, लेकिन बाद में वह उसका ही दुश्मन बन चुका था। आगे क्या होता है समझिए। उसने अपने पिता के वृद्ध भाई से दोस्ती कर ली है, जम्मू का उसका पहले ही दोस्त है, ये सब है। 1180 और 90 के दशक में तैमुजिन जो था उसने ओंग खान जो उसके पिता का भाई था, ठीक है, का मित्र रहा, और इस मित्रता का इस्तेमाल जम्मू का जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी जो उसके कॉम्पिटिटर थे, क्योंकि बाद में उसका दुश्मन बन गया था, उसको हराने में करा। जम्मू का को उसने पराजित किया। उसके बाद तैमुजिन में काफ़ी आत्मविश्वास आ गया, क्योंकि जम्मू का जो था वो ज़्यादा ताकतवर था, और उसको हराने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया। फिर इसके बाद चंगेज़ खान ने दूसरे कबीलों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए निकल लिया, यानी अब वो युद्ध लड़ेगा, इसलिए आगे बढ़ा। उसके बाद क्या होता है, चंगेज़ खान अपने पिता के जो हत्यारे थे, ठीक है, जो शक्तिशाली ततार, कैराइट और खुद ओंग खान के विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ दिया, वो उनके खिलाफ भी लड़ गया। 1206 में शक्तिशाली जमुका और जो उसके जो नेमन लोग थे उनको इसने हरा दिया, पराजित कर दिया। तेमुजिन जो था वो स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा, क्योंकि जो जमुका था वो एक ताकतवर व्यक्ति था, उसको इसने हराया तो उसका नाम हो गया चारों तरफ कि तेमुजिन ने उसको हरा दिया, ठीक है। उसकी इस प्रतिष्ठा, वो इतना फेमस हो गया था कि मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा में उसको मान्यता दी गई कि भाई अब ये हमारा सरदार रहेगा और ये ताकतवर है, हमें इस पे भरोसा है, ठीक है। इसे चंगेज खान, समुद्री खान या फिर सार्वभौमिक शासक की उपाधि दी गई। उसको समुद्री खान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सार्वभौमिक शासक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसको उपाधि दी गई थी। और मंगोलों का महानायक, मंगोलों का हीरो घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से चंगेज खान की एक नई जर्नी शुरू होती है। वो एक ताकतवर व्यक्ति हो जाता है, उसके पास कई सारे लोगों का समर्थन हो जाता है, ठीक है, प्रतिष्ठा हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। चंगेज खान ने क्या करा, मंगोल लोगों को इकट्ठा करा, उनकी एक मजबूत अनुशासित सेना बना ली, ठीक है, मंगोलों की उसने सेना बनाई। चंगेज खान जीत, ठीक है, चाइना को जीतना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि चीन को जीत ले। चीन जो उस समय में 3 राज्यों में बटा हुआ था, आप यहाँ पे चाइना देखोगे, ठीक है, 3 हिस्सों में बटा होता था, वो इसको जीतना चाह रहा था। यायावार कबीले बार बार चीन पर आक्रमण करते रहते थे, क्योंकि ये जो थे ये बार बार उस पर आक्रमण करते थे और वहां लूट लेते थे उनको। और इन आक्रमणों से बचने के लिए क्या होता था, चीन की दीवार बनाई गई थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मंगोलों में, ठीक है, मंगोलों ने अमुदरिया, तुरान, ख्वारिज्म यहाँ तक के क्षेत्रों में आक्रमण करा और अपना जो साम्राज्य था वहां तक फैला दिया, बड़े बड़े क्षेत्रों में। मंगोल सेनाओं के सामने ओटरार, बुखारा, समरकंद, बलख, ठीक है, निशापुर, हेरात, इन सभी सेनाओं ने समर्पण कर दिया, एक तरह से उनके सामने सरेंडर कर दिया, सबको इन्होंने पराजित करा, ठीक है, सब ने सरेंडर कर दिया। जिन नगरों ने चंगेज खान का विरोध करा, इन्होंने उन नगरों को तहस नहस कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय में उन नगरों में इतनी तबाही मचाई थी इन्होंने, जो दिखा उसको मार दिया था, यहाँ तक कि कहा जाता है कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ा, उनको भी मार देते थे, ऐसे ये लोग थे। एक मंगोल राजकुमार की हत्या हो जाती है एक बार, ठीक है, चंगेज खान ने नरसंहार का आदेश दे दिया कि जो मिले मार दो। चंगेज खान ने रूस, अफगानिस्तान, असम, अजरबैजान तक आक्रमण कर दिए। चंगेज खान ने अपना जीवन जो था पूरा जीवन युद्ध में ही बिता दिया और 1227 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो इसके
ठीक है, उत्तराधिकारी होते हैं, उन्होंने भी इसके शासन को काफी बढ़ाया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां बताइए। तो देखिए, चंगेज खान ने मंगोलों को इकट्ठा करके एक अच्छी सेना बनाई थी, और इसके जो सैनिक थे वो कुशल सैनिक थे। ठीक है, कुशल घुड़सवार थे, और इनकी सेना जो थी काफ़ी मजबूत थी। तीरंदाजी सेना भी थी, तीर अंदाजी करते थे ये। घेराबंदी यंत्र थे इनके पास, घेराबंदी की पूरी प्लानिंग होती थी। सशक्त और अनुशासित सैन्य शक्ति थी इनके पास। ठीक है, सैन्य अभियान करते रहते थे ये। प्रभावशाली रणनीति थी, सबसे जो महत्वपूर्ण है, इनके पास मैन पावर है, ताकत है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है एक अच्छी स्ट्रैटेजी। युद्ध जो है वो केवल ताकत से नहीं लड़ा जाता, उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी चाहिए होती है, जो कि चंगेज खान के पास थी। ठीक है, तो एक प्रभावशाली रणनीति थी, ये पॉइंट आप लिख सकते हो अगर उसकी सैनिक उपलब्धियों की बात करते हैं तो। अब चंगेज खान की तो हो गई है मृत्यु, तो चंगेज खान की मृत्यु होने के बाद क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो चंगेज खान की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद का जो उसका साम्राज्य था वो दो चरणों में हमको पढ़ना होता है। पहला चरण जो है वो 1236 से 1242 तक का है। इसमें इन्होंने क्या करा, रूस का जो स्टेपी क्षेत्र था, बुल्गार हो गया, कीव हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, ठीक है, रूस का स्टेपी क्षेत्र, और जो इन्होंने यूरोप में भी जाके क्या करा, आक्रमण करा। इन जगहों पे इन्होंने अपना अभियान चलाया, आक्रमण किया। फिर दूसरा चरण शुरू होता है इनका 1255 से लेके 1300 तक। यहाँ पे इन्होंने चाइना में, ईरान में, इराक में, सीरिया में विजय प्राप्त करी। तो यानी कि चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी इनका जो युद्ध का सिलसिला है वो जारी रहा, ये रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे और लड़ते रहे। तो ये होता रहा। ठीक है, आगे समझते हैं। फिर देखते हैं कि चंगेज खान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, आपने देखा। इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जो मंगोल की सेनाएं थी, ठीक है, मंगोल की सेनाओं के लिए 1260 का जो दशक था, उसके बाद इन्होंने क्या करा, पश्चिम के जो सैन्य अभियान थे, पश्चिम मतलब यहाँ पे यूरोप वाले देशों से हैं, ठीक है, पश्चिम के सैन्य अभियानों में इन्होंने तेजी जो है वो जारी रखना संभव इनके लिए हो नहीं पाया। ये वहाँ पे ज़्यादा आक्रमण जैसे पहले करते थे चंगेज खान के समय में, चंगेज खान की मृत्यु के बाद उतनी तेजी से पश्चिम में ये आक्रमण नहीं कर पा रहे थे। वियना और पश्चिमी यूरोप और मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में रहे, यानी कि ये सब तो मंगोल की सेना के कंट्रोल में थे, लेकिन मंगोल की सेना जो थी वो हंगरी का जो स्टेपी प्रदेश था वहां से पीछे हट गई। ठीक है, वहां पे इनका कंट्रोल नहीं रहा। फिर क्या होता है कि मिस्र की जो सेना थी उसके द्वारा ये पराजित हो गए। ठीक है, मिस्र की सेना ने इनको, मंगोलों को पराजित कर दिया था। यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है हमें कि चंगेज खान जब तक था तब तक सही था, उसके बाद भी, उसकी मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक सब सही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मंगोल जो हैं वो कमजोर होने लगे हैं। ठीक है, और इसके बाद नई राजनीतिक प्रवृत्तियों का उदय होने के संकेत भी हमको मिले हैं। इसके दो कारण हैं। दो कारण कौन कौन से हैं ये आपको समझने। देखिए, पहला कारण तो ये था कि जब चंगेज खान जब तक था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन चंगेज खान के बाद मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी। नॉर्मली हर जगह यही होता है, जब तक एक महान शासक, एक ताकतवर शासक रहता है तब तक ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही वो शासक नहीं रहता है, उसकी मृत्यु हो जाए या वो चला जाए, जो भी हो जाए, उसके बाद लड़ाई शुरू होती है उत्तराधिकार को लेकर। वही चीजें यहाँ पे हुई, यानी उसके जो उत्तराधिकारी थे, उसके जो वंशज थे, उनमें कहीं ना कहीं समस्या थी, आंतरिक कलह थी। जब प्रथम दो पीढ़ियों, जिसमें जोची ओगोदोई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए थे, यानी प्रथम दो पीढ़ी तक तो ऐसा माहौल था। अब क्या होता है कि यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। इनके साथ क्या हो रहा था कि अब इन्होंने, पहले क्या होता था कि ये टारगेट करते थे, ठीक है, यूरोप में चले जाते थे, वहां पे आक्रमण कर देते थे, लूट लेते थे, कब्जा कर लेते थे, फिर ये चाइना में चले जाते थे, वहां पे कर देते थे। लेकिन अब इन्होंने ये सिस्टम कम करके अब ये अपने ही पर्सनल जो हित हैं उसको ज्यादा ध्यान में दे रहे हैं। ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आगे देखते हैं, दूसरा कारण समझते हैं। ये स्थिति तब सामने आई जब चंगेज खान के वंश जो है, वंश की तोलविंद शाखा के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने जोची और ओगोदई वंश जो है इसको कमजोर कर दिया, यानी कि आपस में इसके जो वंशज हैं वो एक दूसरे को कमजोर करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये समस्या यहाँ पे आने लगी थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था, ये कमजोर हो रहे थे। और आगे समझते हैं, मोंके, ये नाम थोड़ा सा आपको याद रखने में दिक्कत होगी, इसको नाम को लेकिन याद रखना। मोंके जो है वो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था।
जब उसका राज्य अभिषेक होता है उसके बाद 1250 के दशक में ईरान में इन्होंने क्या करा, अभियान चलाया। अभियान का मतलब एक तरह से इनका ऑपरेशन होता था। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे कि आक्रमण करना, युद्ध करना, कब्जे में लेना, ये होता था। 1260 ईस्वी के दशक में तोलुई वंश के जो वंशज थे, इन्होंने चीन में अपने हितों को बढ़ाया। उसी समय सैनिकों और सामग्रियों को, जो भी ये लूटते थे, ठीक है, सामग्री वगैरह, वो मंगोल साम्राज्य का जो मुख्य भाग होता था उधर इन्होंने भेज दिया। इसके बाद क्या होता है कि मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। ठीक है, मिस्र का सामना करने के लिए छोटी सेना भेज दी जो कि काफी नहीं थी। ठीक है, समस्या थी उसमें, मंगोलों की उसमें हार हो गई, क्योंकि भाई छोटी सेना भेजोगे, अपर्याप्त सेना भेजोगे तो क्या होगा, यही होगा। तोलुई परिवार की चीन की तरफ बढ़ती हुई रुचि से उनका जो पश्चिम की ओर विस्तार था वो रुक गया। अब इनका जो इंटरेस्ट था वो चाइना की तरफ था, यानी कि चीन की तरफ था। जब ये चीन की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे थे तो पश्चिम की तरफ, यानी जो वेस्ट था, ठीक है, यूरोप वाला जो पार्ट था, वहां पे इनका ध्यान ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान जो था उनके यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। अब ये आपस में लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके बीच में आपस में ही विवाद हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, इनका जो ध्यान है वो यूरोपीय अभियानों से हट चुका है, चाइना की तरफ इन्होंने ज्यादा फोकस कर दिया था। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, देखिए चैप्टर जो है बहुत बड़ा है। आप अपनी नॉलेज के लिए चाहो तो एनसीईआरटी में से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत लिमिटेड आते हैं। मैं चैप्टर खत्म होने के बाद जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वही लिमिटेड क्वेश्चन बताऊंगा। इस चैप्टर में से 3 या 4 क्वेश्चन है जो आपको उन्हीं 4 क्वेश्चनों में से आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो मैं आपको करा रहा हूँ वो एक समरी है, यानी पूरे चैप्टर को मैंने थोड़ा छोटा बना के मेन मेन चीजों को करा दिया है। उसमें मैंने वही चीजें कवर करी हैं जो मेन है। अगर कोई चीज जहां से क्वेश्चन नहीं आते तो मैंने उसको कवर भी नहीं करा है। ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो समझते हैं अब थोड़ा सा आगे, देखते हैं, थोड़ा विस्तार से इसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ था कि मंगोल और दूसरे जो अनेक यायावर समाज थे उसमें हर तंदुरुस्त वयस्क सदस्य जो होता था वो हथियारबंद होते थे। यानी कि इनका जो समाज था, ठीक है, कबीलों में ये बटे हुए लोग होते थे, तो इनके जो भी इनके अंडर में आते थे सारे कबीलों के जो तंदुरुस्त वयस्क होते थे, जो अडल्ट होते थे, जो हेल्दी होते थे, उनको हथियारबंद रखा जाता था। हथियारबंद का मतलब उनको हथियार वगैरह चलाने आते थे। ठीक है, उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी। कल को अगर कभी कोई अभियान चलाना हो, ठीक है, सेना में कभी नीड पड़ती है, सेना में सैनिक के रूप में इनकी जरूरत कभी पड़ती है, तो ऐसे में इन लोगों से ही सेना बन जाती थी। ठीक है, तो जब आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सेना बन जाती थी। और विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके बाद में विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि हुआ क्या था कि अलग अलग जो मंगोल जनजाति थी, चंगेज खान ने उसका एकीकरण कर दिया था। पहले ये जनजातियां आपस में लड़ती थी, लेकिन चंगेज खान ने इनकी लड़ाई को समाप्त करके इन सबको एक साथ कर दिया था। जब इनका एकीकरण कर दिया था तो उसके बाद क्या हुआ था कि विभिन्न लोगों के खिलाफ जब भी ये अभियान करते थे, ठीक है, तो चंगेज खान की सेना में ये जो नए सदस्य थे उनको शामिल कर लिया गया था। तो जब नए सदस्य शामिल हो जाएंगे तो क्या होगा, सेना का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा, यानी सेना की संख्या बढ़ जाएगी। तो इससे उनकी सेना जो थी वो छोटी होती थी पहले, लेकिन अब वो एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई, यानी सेना बड़ी भी हो गई और विषम जातीय भी हो गई। विषम जातीय का मतलब क्या है, अलग अलग कबीले के लोग इसमें शामिल हो गए। क्लियर है, आगे देखते हैं। चंगेज खान ने क्या करा, प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित करके उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त करा, यानी जो प्राचीन जनजातियां थी उनको खत्म करा। ठीक है, और एक नई सेना व्यवस्था बनाई। एक चीज ये भी याद रखना कि जो पुरानी सेना व्यवस्था थी चंगेज खान की, इसने उसमें भी बड़ा बदलाव करा था, और जो इसके विश्वास पात्र थे उनको भी इसने इसमें शामिल किया था। ठीक है, ये भी आगे देखेंगे। आगे देखिए, ऐसा व्यक्ति जो अपने अधिकारी से बिना परमिशन लिए बाहर चला जाए तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों को सबसे बड़ी इनकी जो यूनिट थी, इकाई थी, वो लगभग 10,000 सैनिक की होती थी। कहने का मतलब है एक यूनिट अगर इनकी सबसे बड़ी वाली यूनिट देखे तो उसमें 10-10 हजार सैनिक होते थे, यानी कि सेना का जो संख्या बल है वो बहुत बढ़ गया है।
इससे क्या हुआ, अनेक कबीले और परिवारों के जो लोग थे उसमें शामिल हो गए थे, इसीलिए सेना की संख्या बढ़ी थी। चंगेज खान ने अपने नए जीते हुए लोगों पर शासन करने की जिम्मेदारी जो है अपने 4 बेटों को सौंप दी थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इनको कौन कौन सा क्षेत्र मिला था, और उसके 4 पुत्रों के अधीन जो सेना काम करती थी, ठीक है, जो नई सैनिक टुकड़ियां थी इसके चारों बेटों को दे दी थी, उसको नोयान कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए। आगे देखिए, इस नई सैन्य व्यवस्था में चंगेज खान के जो अनुयायी थे, यहां से आपको समझना है, ऐसे लोग जिन्होंने चंगेज खान का हमेशा से साथ दिया था, जो उसके फॉलोवर थे, जो उसके विश्वास पात्र थे, ठीक है, जो उसके अनुयायी थे, चंगेज खान ने उन लोगों को भी सेना में शामिल कर दिया, यानी उस ग्रुप को भी शामिल कर दिया, और जो बड़ी निष्ठा के साथ अच्छे वक्त में बुरे वक्त में हर अवस्था में चंगेज खान का साथ देते थे, चंगेज खान ने उन लोगों को क्या करा, इसमें शामिल कर लिया। और चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को भी आंडा कहकर संबोधित किया, सम्मानित किया। आंडा का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है सगा भाई, यानी कि जो कुछ लोग थे जो चंगेज खान के ज्यादा करीब थे, वो उसको अपने बड़े भाई या फिर सॉरी सगे भाई जैसा सम्मान देता था, इसलिए आंडा शब्द यूज किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऐसे अन्य और भी कई आंडा से निम्न श्रेणी के थे, यानी बहुत सारे लोग थे जो आंडा से भी निम्न श्रेणी में आते थे। चंगेज खान ने क्या करा, उन लोगों को भी अपना नौकर बना लिया। अब नौकर बनाने का मतलब है वो सीधा सीधा चंगेज खान के करीब हो गए, तो जाहिर सी बात है उनकी वैल्यू जो है, उनकी प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ चुकी थी। इस नए वर्गीकरण से पहले, इससे क्या हुआ, ये जो नया वर्गीकरण हुआ, तो इससे जो पहले से जो चले आ रहे, जो मतलब उसके सरदार थे, वो सुरक्षित महसूस नहीं हो रहे थे। ठीक है, उनको लगा कि अब उनकी वो वैल्यू नहीं रह गई है, जबकि नए तरह से उभरा हुआ जो अभिजात वर्ग था, एक नया अभिजात वर्ग उभर गया था जब उसने नए लोगों को शामिल किया था। ठीक है, वो ज्यादा उसके करीब थे, तो ऐसे में इन्होंने क्या, ये लोग कैसे आए थे, ये मंगोलों के महानायक के करीबी होने के कारण आए थे, क्योंकि जो चंगेज खान था, चंगेज खान के करीबी थे, उसके बहुत अच्छे मित्र समझ लो आप, इस तरीके से थे, इसलिए उसने क्या करा, उनको शामिल किया था। तो इनकी प्रतिष्ठा जो थी पहले वाले सरदारों से ज्यादा हो गई थी। और इस नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने अपने जो नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व जो था वो अपने 4 बेटों को दे दिया था। ठीक है, और उस क्षेत्र को उलूस कहा जाता था। अब ये जो उलूस है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। उलूस क्या होता है, उलूस एक क्षेत्र था जो चंगेज खान ने अपने बेटों को शासन के लिए दिया था। ठीक है, इस क्षेत्र की सीमा जो थी वो फिक्स नहीं होती थी। सीमा फिक्स ना होने का मतलब क्या है, सीमा जो थी वो निर्धारित नहीं थी कि इतना ही क्षेत्र है, इतने में ही शासन करना है। अगर आपको ये बता दिया जाए कि इतने क्षेत्र में आपको शासन करना है, तो ये फिक्स हो गया कि भाई इतने में ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे उलूस में वो फिक्स नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि देखो ये क्या करते थे, ये जैसे मान लो पहले इतना क्षेत्र है, फिर कहीं और जाएंगे, आक्रमण करेंगे, उसको जीत लेंगे, तो इनका क्षेत्र बढ़ता रहता था। जैसे जैसे अभियान करते थे, कहीं जीतते थे तो क्षेत्र बड़ा हो जाता था, इसीलिए वो क्षेत्र जो था फिक्स नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 पुत्र थे इसके, ये समझने हैं। पहला पुत्र है जोची, ठीक है, दूसरा है चगताई, तीसरा है ओगोदई, और चौथा है तोलोई। तीसरा जो था उसका मुख्य उत्तराधिकारी था। इसके अलावा ये भी थे, इनको उसने क्या करा था, अलग अलग क्षेत्र दिए थे। जो जोची है उसको रूस का स्टेपी क्षेत्र दे दिया था कि जाओ वहां पे शासन करो। चगताई को तुरान दे दिया था कि जाओ वहां पे शासन करो। ओगोदोई को उसने एक अलग क्षेत्र दिया, उसकी राजधानी काराकोरम जो थी उसको बनाया गया था। ठीक है, राज्याभिषेक के बाद। और जो चौथा पुत्र था तोलोई, उसको मंगोलिया का क्षेत्र दे दिया था कि जाओ तुम उस पर शासन करो, यानी सबको शासन के लिए इसने क्षेत्र बांट दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। चंगेज खान ने एक फुर्तीली हरकारा पद्धति भी अपना रखी थी। हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ये क्यों अपनानी पड़ी ये समझिए। हुआ क्या था, देखिए, जो चंगेज खान है इनका ना बहुत बड़ा क्षेत्र था इनके पास एशिया और यूरोप के बहुत सारे देश थे जिन पे इनका कब्जा था। अब इतने बड़े क्षेत्र में इनको शासन चलाना था। अब समस्या क्या थी, आज की तरह टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि तुरंत पहुंच जाएंगे, तुरंत सारी न्यूज़ मिल जाएगी। तो ऐसे में इनको क्या था, पूरे क्षेत्र में अपनी कम्युनिकेशन बना के रखना था, संपर्क बना के रखना था, कांटेक्ट में रखना था, इसलिए इन्होंने इस पद्धति को अपनाया था। ठीक है, इस पद्धति की वजह से दूर दराज का जो एरिया था वहां पे भी ये संपर्क में रहते थे, यानी कि परस्पर कांटेक्ट में रहते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देखो, जो दूर दराज के इलाके थे वहां पे भी ये कांटेक्ट में रहते थे, और इन्होंने काफी दूरियों पे सैनिक चौकी बना रखी थी। वहां पे इन्होंने स्वस्थ और बलवान घोड़े रखे हुए थे। ठीक है, और घुड़सवार भी होते थे जो संदेशवाहक के रूप में तैनात होते थे। मान लो कोई न्यूज है
यहाँ से कोई न्यूज़ चली तो इस चौकी में जाएगी, फिर वहाँ से घुड़सवार अपने घोड़े को लेकर दूसरी चौकी में जाएंगे, फिर तीसरी चौकी में जाएंगे, फिर चौथी चौकी में जाएंगे। इस तरीके से क्या है, ये जो न्यूज़ है इनकी फैलती जाएगी। ठीक है, ये सिस्टम था। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल जो है यायावार अपने पशु समूहों, जो यायावार इनके लोग होते थे, वो अपने पशुओं में से जो उनके पास घोड़े हैं या अन्य पशु हैं उसका 10वां हिस्सा क्या करते थे, इनको दान कर देते थे। इस व्यवस्था को कुबकुर कहा जाता था। ठीक है, कुबकुर कहते थे। और इस उगाही से इन लोगों को फायदा भी होता था, क्योंकि भाई इनको सुरक्षा मिलती थी ना, ये अपने जानवर उनको दान में दे रहे हैं, बदले में इनका जो चंगेज खान है उनकी सुरक्षा कर रहा है, सब कुछ इनको व्यवस्था मिल रही है, तो इसलिए इनके लिए फायदे का सौदा था ये। आगे देखते हैं। जब चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद हरकारा पद्धति जो थी, इसमें क्या हुआ, इसको बंद कर दिया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नहीं, इस पद्धति को चलाया गया, बल्कि इसमें और ज्यादा सुधार कर दिया गया, यानी कि इसको और ज्यादा बेहतर बना दिया गया। ठीक है, इस पद्धति की गति और विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। लोग जो थे आश्चर्यचकित हो जाते थे। किस चीज को लेकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, कि इतने बड़े साम्राज्य में ये जो पद्धति है, इससे कम्युनिकेशन कितना बेटर हो गया है। ठीक है, कितना बेहतरीन हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट था। और इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य में, जो बड़े बड़े क्षेत्रों में, दूर दूर के स्थान में जो साम्राज्य फैला रहता था, उसकी घटनाओं की जानकारी मिलती रहती थी, उस पर ये निगरानी कर पाते थे। ठीक है, इनको पूरी निगरानी रहती थी, पूरी जो जानकारी है, सूचनाएं, वो टाइम टाइम पे मिलती रहती थी। जीते हुए लोगों ने जहां जहां पे इन्होंने क्षेत्रों को जीता, जहां जहां पे ये गए, वहां के लोगों ने अपने नए यायावार शासकों से इनको कोई लगाव नहीं था, क्योंकि भाई अलग थे ये उनसे, उन पे आक्रमण करके आए थे, तो जाहिर सी बात है इनको कोई पसंद नहीं करता था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में युद्धों में अनेक नगर जो थे नष्ट कर दिए गए थे, इन्होंने पूरे के पूरे नगर तबाह कर दिए, कृषि भूमि को हानि पहुंचाई, व्यापार खत्म कर दिया, चौपट हो गया, हजारों लोगों की जान चली गई, और जितने लोग मारे गए उससे ज्यादा तो इन्होंने गुलाम बना लिए, दास बना लिए। अमीर लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक सभी के साथ इन्होंने क्या करा, बहुत बुरा करा, जिसकी वजह से उनका जीवन जो था वो कष्टों से भर गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। देखिए वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, सारी चीजें कराने का फायदा नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते वहां से, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, मैं आपको समरी के रूप में फिर भी काफी डिटेल में ही करवा रहा हूं। अब निष्कर्ष में लास्ट में देख लेते हैं चंगेज खान को, क्योंकि पूरा चैप्टर चंगेज खान के ऊपर है। तो चंगेज खान को लेकर जब भी हम चंगेज खान के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में दो तरह की इमेज बनती है। ठीक है, यानी कि दो तरह के लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं अपने अपने नजरिए से। एक तरह के लोग वो हैं, ठीक है, जो ये कहते हैं कि चंगेज खान जो था वो अच्छा नहीं था, वो उसको विजेता तो मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसने नगरों को तबाह कर दिया था, हजारों लोगों का हत्यारा है, इसने हजारों लोगों की हत्या करी थी, निर्दयी था क्योंकि पूरे के पूरे कृषकों को बर्बाद कर देता था, लोगों को मार देता था। तो कुछ लोग इस तरीके से इसको कहते हैं। तो दूसरी तरफ जो मंगोलिया के लोग हैं, खासकर जहाँ का ये था, मंगोलिया के लोग उसको इस नजरिए से नहीं देखते, वो तो उसको महान बताते हैं, वो कहते हैं कि ये महान शासक था, कबीलों को इसने इकट्ठा करा, सारे कबीलों में जो आपस में लड़ते थे उनको इकट्ठा करा, चीनियों का शोषण, जो चीनी इनका शोषण करते थे, शोषण से मुक्ति दिलाई दी इन्होंने, और विशाल साम्राज्य बना दिया, क्योंकि भाई केवल एशिया नहीं बल्कि यूरोप तक इनका साम्राज्य फैल गया था। और व्यापार के रास्ते को में इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया, उसको सुधारा, ठीक है, उसको बेहतर बनाया, ये सब करवाया। तो इस तरीके से देखें तो चंगेज खान को लेकर दो तरीके के नजरिए हैं। आप क्या सोचते हो, आप कमेंट में बता सकते हो। अब देखो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ESP न्यू ग्रुप है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, फ्री में अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।